37 लाख यानी 3.7 मिलियन एनजीओस इस वक्त हमारे पूरे देश में काम कर रहे हैं। अब ज़रा तुलना करके देखिए, पूरे भारत में प्राइमरी स्कूलों की संख्या है लगभग 14 लाख, लेकिन एनजीओस की संख्या है 37 लाख। हर राज्य में, हर सेक्टर में, हर मुद्दे पर एक एनजीओ खड़ा है। हाल ही में दी इंडियन मैट्रिक्स ने एक्स पर यानी ट्विटर पे एक डेटा शेयर किया था, जिसके मुताबिक पूरे G20 देशों में जितने एनजीओस हैं उसका लगभग एक तिहाई 1/3 हिस्सा अकेले भारत में। G20 जिसमें दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बुराई क्या है? इतने लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं, ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन रुकिए, सबसे पहले सीधा सवाल पूछते हैं कि जब किसी देश में जनता के आंसू पोंछने वाले 37 लाख संगठन काम कर रहे हों, तो उस देश में को अब तक तो स्विट्जरलैंड या फिर डिज्नीलैंड बन जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी इतनी समस्याएँ क्यों हैं हमारे देश में? अगर इतना पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट से भी ले रहे हैं, बाहर से भी आ रहा है, तो फिर ये इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्यों ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती? ये एनर्जी आखिर जा कहाँ रही है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि ये एफसीआरए जो कानून आ रहा है, जिसमें संशोधन हो चुका है, जो अमित शाह जी ला चुके हैं, अब इसको लेकर इतने एनजीओज़ को प्रॉब्लम क्यों है? इतनी ज़्यादा डिस्कशन इसमें हो रहा है और क्या असर होने वाला है? ये एक ऐसा मुद्दा है जो बिल्कुल आपसे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल आपके आस-पास के जो पूरा माहौल है आपका, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, उनसे भी ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम इस एनजीओ संस्कृति का चेहरा पर्दे के पीछे से देखेंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली है शायद जिसके बारे में आप अवेयर नहीं होंगे या फिर इग्नोर करते होंगे। दोस्तों, आखिर भारत में इतने एनजीओज़ कब और कैसे फले-फूले? साल 2009 तक भारत में लगभग 33 लाख एनजीओज़ रजिस्टर हो चुके थे, यानी पूरे देश में लगभग 400 नागरिकों पे एक एनजीओ। ये वो दौर था जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है कि उस समय की सरकार की नीति क्या थी? विदेशी चंदे पर कोई सख्त जाँच नहीं थी, कानून के नाम पे एफसीआरए तो था, लेकिन एनफोर्समेंट जो था उसका वो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल वो लागू नहीं कर पाते थे। इसमें इच्छा शक्ति भी की कमी थी सरकार के अंदर, सरकार करना भी नहीं चाहती थी और खेल बिल्कुल सीधा था कि बड़े एनजीओज़ विदेशों से अंधाधुंध पैसा लेकर आते थे और उसे छोटे-छोटे एनजीओज़ को देकर उसमें अपना काम कराना और बंदरबाट करना शुरू कर देते और ये पूरी एक सप्लाई लाइन काम कर रही थी, पूरी सप्लाई चेन काम कर रही थी। और जब 37 लाख एनजीओज़ आपके हर गली मोहल्ले में हों, काम करने के लिए तैयार हों, तो फिर जो सिविल सोसाइटी है, उसे सिविल सोसाइटी कहना ठीक नहीं है। वो पूरी तरह से एक एक्टिविज़्म का एक सुपरमार्केट बन के रह जाता है। यानी कि जिस चीज़ को लेके आपको विरोध कराना है, कोई आंदोलन खड़ा करना है, उसके लिए एक एनजीओ आपके पास मौजूद है। बस उन्हें फंड करना है और वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएँगे। अब सबसे पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ कि परमाणु ऊर्जा के खिलाफ प्रोटेस्ट चाहिए, एनजीओज़ हाज़िर हैं। झारखंड में कोयला खदान रुकवानी है, उसका काम रुकवाना है, एनजीओ तैयार है। नॉर्थ ईस्ट में किसी भी प्रोजेक्ट को रोकना है, 5 साल के लिए लटकाना हो, 10 साल के लिए, उसके लिए भी एनजीओज़ तैयार हैं। पूरा सजावट हो रखी है, बस पैसे खर्च कीजिए, सारा काम हो जाएगा। विदेशी अब जो ताकतें हैं, उन्हें खुद आंदोलन करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पूरा सिस्टम वो बन चुका था कि बस यहाँ पे आपको अपने लिए एक सही मोहरा तलाश करना है और आपका सारा काम हो जाएगा। अब इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको साल 2014 की इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की उस रिपोर्ट को देखना होगा, जिसमें लंबे समय तक दबाने की कोशिश की गई और ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि ये एक पुख्ता सरकारी दस्तावेज है। उसके आधार पर ही मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। जून 2014 में आईबी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक सीक्रेट रिपोर्ट सौंपी, जिसका टाइटल था कंसोलिडेट इफेक्ट्स बाय सेलेक्टेड फॉरेन फंडेड एनजीओज टू टेक डाउन इंडियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यानी कि चुनिंदा विदेशी फंडेड एनजीओ द्वारा भारतीय विकास परियोजनाओं को रोकने की सोची समझी साजिश। अब ये जो रिपोर्ट थी, ये सीधे उन सेक्टर्स पर उंगली उठाती है जहां देश का विकास हो रहा था, जो बहुत तेजी से उस समय आगे बढ़ रहे थे। अब जैसे कि परमाणु बिजली परियोजनाओं के खिलाफ आंदोलन हुआ, कोयला बिजली घरों यानी पावर प्लांट्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जीएम फसलों के खिलाफ कैंपेनिंग हुई, पॉस्को और वेदांता जैसे जो बड़े कॉर्पोरेट थे उनके प्रोजेक्ट का भी विरोध होना शुरू हो गया। और नॉर्थ ईस्ट में जो बांध के प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको रोकने के लिए भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, तमिलनाडु का कुडनकुलम परमाणु संयंत्र जो भारत की सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। आईबी की जांच में सामने आया कि इसके विरोध में शामिल 11 में से 8 एनजीओ सीधे यूरोप से पैसा ले रहे थे। साल 2006 से 2011 के बीच सिर्फ इस एक प्लांट को रुकवाने के लिए करीब 80 करोड़ रुपए की विदेशी फंड यानी विदेशी धन जो है वो भारत आया और वहाँ के एनजीओज़ को दिया गया। अब ये जो डेटा है ये 2006 से 2011 का है, तो अभी तो हम 2026 में है, तो सोचिए कित उस ज़माने में जो रुपए की वैल्यू थी उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 80 करोड़ रुपए कितना बड़ा एक अमाउंट था।
और इसका जो असर हुआ सीधे-सीधे हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति उस पे इसका असर पड़ा और वो क्या असर पड़ा अब वो समझते हैं। आईबी का अनुमान है कि इन विदेशी पोषित बाधाओं के कारण भारत की जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था वो हर साल 2 से 3% सीधा उसका नुकसान हो रहा था, वो डाउन चला जाता था। यानी कि 2014 के आसपास भारत की जीडीपी ग्रोथ करीब 7% थी और उसमें से 2 से 3% कट जाने का मतलब है कि यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का सीधा-सीधा नुकसान भारत को हो रहा था, भारत सरकार को हो रहा था और भारत सरकार को ही नहीं, भारत को नहीं, भारत की जनता को उसका आम आदमी को उसका पूरा-पूरा नुकसान हो रहा था क्योंकि इस तरह के जो प्लांट लग रहे थे, जो नौकरियाँ इससे बनती, उससे लाखों लोगों को जो नौकरियाँ मिलती, युवाओं को जो नौकरियाँ मिलती, वो सब इससे खत्म हो गई और जो इतने जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो भी रुक गए। उसका हमारे देश को जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। अब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो कि ये जो एक्टिविज़्म है एनजीओज़ का वो इसकी भेंट चढ़ गए। अब ये तो एक मैंने आपको बताया कि कुंडन-कोलम का परमाणु संयंत्र जो रूस की मदद से बनने वाला था, ये प्लांट भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन अब ये जो इतने जो प्रदर्शन हुए उसमें उलझ के ये रह गया और इसका काम बहुत स्लो चला। पॉस्को प्रोजेक्ट जो कि उड़ीसा में चल रहा था, जो कि दक्षिण कोरिया की जो स्टील कंपनी थी, वो उस समय का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इतनी बड़ी एफडीआई भारत में आ रही थी, जो कि उस ज़माने की सबसे बड़ी एफडीआई थी और 1 दशक से ज़्यादा फिर ये लटका रहा और आखिरी में कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को ही रद्द कर दिया, इसे बंद कर दिया। वेदांता माइनिंग प्रोजेक्ट जो कि उड़ीसा में होना था, लेकिन अब ये खनन का प्रोजेक्ट था, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाले एनजीओ ने के नेटवर्क ने पूरा आंदोलन चला के इसको बंद करवा दिया। जैतापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र के इस प्रोजेक्ट को भी सालों की देरी हुई, इसमें भी एनजीओस ने काम नहीं होने दिया और कई साल ये पीछे चलता रहा। और हाल ही में हुई रिपब्लिक समिट 2026 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विरोधाभास पर बहुत ही तीखा उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ समूह विकास परियोजनाओं का विरोध भी करते हैं और फिर उन्हें परियोजनाओं से मिलने वाले नतीजे की भी माँग रहती है। यानी बिजली घर नहीं चाहिए लेकिन बिजली चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, खदान नहीं चाहिए लेकिन रोज़गार चाहिए, हाईवे नहीं बनने देंगे लेकिन कनेक्टिविटी बिल्कुल वर्ल्ड क्लास चाहिए। और ये सिर्फ़ एक इत्तेफ़ाक नहीं है, ये एक सोची-समझी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है कि किस तरह से भारत के विकास को रोका जाए। दोस्तों बात करते हैं हम उन लोगों की जो भारत के इस एफसीआरए सुधारों को दमनकारी या लोकतंत्र पर हमला बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तुरंत शोर मचाने लगती है, लेकिन वो आपको कभी भी ये नहीं बताएँगे कि दुनिया का हर बड़ा विकसित लोकतांत्रिक देश विदेशी पैसे को अपने देश में या सिविल सोसाइटी में आने से सख्ती से रोकता है। ये मोदी सरकार का कोई नया आविष्कार नहीं है। ज़रा इन वैश्विक कानूनों पे नज़र डालिए। अमेरिका में यहाँ साल 1938 से ही एफएआरए का कानून लागू है, जो कि सेम इसी तरह का है कि कोई भी विदेशी अगर संस्था अमेरिका में काम करेगी या किसी तरह का फंड लाएगी तो उसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा और हर 6 महीने में एक-एक पैसे का हिसाब देना होगा, पूरा-पूरा हिसाब देना होगा, नहीं तो फिर आपने नियम तोड़ा तो सीधे आपको जेल होगी। ऑस्ट्रेलिया में 2018 में एफआईटीएस ये कानून आया। ब्रिटेन यानी कि यूके यूनाइटेड किंगडम में भी 2023 में एफआईआरएस कानून लागू किया जा चुका है। फ्रांस और कनाडा इन देशों में भी अभी हाल ही में 2024 में इसी तरह के सख्त कानून आए हैं। अब आप मुझे इस बात को बताइए कमेंट में कि जो पश्चिमी देश यानी पश्चिमी एक्सपर्ट भारत के कानून को तानाशाही कहते हैं, उन्होंने कभी अमेरिका के एफएआरए या ऑस्ट्रेलिया के एफआईटीएस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वो नहीं उठाएँगे क्योंकि जब अमेरिका, ब्रिटेन ऐसा करते हैं तो उसे नेशनल सिक्योरिटी कहा जाता है और जब भारत अपने नियमों को सख्त करता है तो उसे फिर से आवाज़ दबाना कहा जाता है। हमारे देश में विपक्ष और जो इस तरह का नेटवर्क है, जो इकोसिस्टम है वो हल्ला मचाना शुरू कर देता है और सरकार पे दबाव बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों मोदी सरकार ने इस पूरे इकोसिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए बेहद व्यवस्थित तरीके से काम किया है। एफसीआरए संशोधनों के ज़रिए सरकार ने उन सभी चोर दरवाज़ों को बंद कर दिया है जिसका इस्तेमाल ये एनजीओज़ करते थे। अब सेंट्रलाइज़ अकाउंट होंगे, अब देश के सभी एनजीओज़ के लिए विदेशी चंदा सिर्फ़ एक नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मुख्य शाखा है उसी में ही आएगा, उसी में आना अनिवार्य होगा और इससे मनी ट्रेल जो है उसको ट्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जो पहले चलता था कि जो एनजीओज़ हैं वो दूसरे छोटे एनजीओज़ को उन्होंने पैसे दे दिए, उनसे काम कराना शुरू कर दिया, वो इससे रुक जाएगा। अब इससे सब ग्रांटिंग रुक जाएगी, बड़े एनजीओज़ का विदेश से फंड लेकर उसे छोटे और स्थानीय एनजीओज़ में ट्रांसफ़र वो नहीं कर पाएँगे इसको। इससे फंडिंग के पीछे जो छिपने वाले असली चेहरे हैं वो बेनकाब होंगे, पता रहेगा भी कौन-सा पैसा आ रहा है और किस काम के लिए आ रहा है और किसने दिया था। अब जो उनके प्रशासनिक खर्चे होते हैं उसमें कटौती होगी, सैलरी होगी, पीआर के नाम पे जो पैसे उड़ाते थे उसपे बिल्कुल रोक लग जाएगी और प्रशासनिक जो खर्चे होते हैं उसकी भी लिमिट अब काफ़ी घटा दी गई है। यानी कि पैसे तो ये लेंगे लेकिन अब जब ये पैसे लेंगे तो उस पैसे को इन्हें यूज़ भी करना होगा, दिखाना पड़ेगा कि भई आप पैसे को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो। दोस्तों अभी हाल ही संशोधनों के ज़रिए सरकार ने एक
विशेष अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव रखा है जो लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में एनजीओज की विदेशी संपत्तियों को स्थायी रूप से अपने नियंत्रण में ले सकेगी। इसी कार्रवाई का नतीजा है कि ग्रीन पीस इंडिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, इंटरनेशनल फॉर पॉलिसी रिसर्च, सीपीआर और अवेक्स इंडिया जैसे बड़े संस्थानों के लाइसेंस या तो सस्पेंड किए गए हैं या उन्हें रद्द कर दिया गया है। और जैसे ही शिकंजा कसा, इस पूरे इकोसिस्टम ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब तरह-तरह के बयान आने लगे, कोई कहने लगा कि भई ये तो हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, कोई कह रहा है कि चुप कराने की साजिश है। यहाँ तक कि अल जज़ीरा जो कि विदेशी न्यूज़ चैनल, उसने कह दिया कि ये तो माइनॉरिटीज़ का दमन है। अब माइनॉरिटीज़ का इससे क्या लेना-देना है? वही ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों ने भी चिंता जतानी शुरू कर दी। लेकिन इस सबसे इन सबका लेना-देना क्या है? ये समझना बड़ा मुश्किल है। या बड़ा आसान है, आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का घाल-मेल पूरा चल रहा था। अब इसमें दिलचस्प बात ये है कि जो विरोध करने वाले ये संगठन है, या तो ये खुद लपेटे में आ रहे हैं या फिर ये उसी डोनर नेटवर्क का हिस्सा हैं जो कुंडल-कुलम जैसे आंदोलन को फंड कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ पे एक ऐतिहासिक तथ्य याद रखना ज़रूरी है कि एफसीआरए कानून मोदी सरकार ने नहीं बनाया था, बल्कि पहली बार 1976 में इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी के समय इसे लाया गया था, ताकि विदेशी हस्तक्षेप को रोका जा सके। 2010 में मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उन्होंने इसमें संशोधन किए कुछ, यानी कानून का ढांचा कांग्रेस के ज़माने में तैयार किया गया था। मोदी सरकार ने तो बस उसे सख्ती से लागू करना, यानी कि एनफोर्स करना शुरू किया है। और इसी से इकोसिस्टम को दिक्कत शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले उन्हें पता था कि कानून जो भी हो वो काम नहीं कर रहा था, उसमें कुछ एनफोर्स नहीं हुआ था। लेकिन अब ये हो चुका है, तो इसलिए इनको परेशानी हो रही है, क्योंकि अब जो है पैसे का जो रास्ता है वो साफ-साफ नहीं रहेगा। पैसा आना, उसका अपने मनमर्जी तरीके से उसे खर्च करना इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, भारत के आलोचक एक साथ 2 विरोधाभासी बातें मनवाना चाहते हैं। पहले तो ये कहते हैं कि भारत का जो एनजीओ सेक्टर है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और घरेलू है, और दूसरी तरफ ये जब भारत विदेशी पैसों की जाँच करता है तो भारतीय नागरिकों की आवाज़ दबाई जाती है, ऐसा बात करना शुरू कर देते हैं। अगर ये सेक्टर सिर्फ भारत के पैसों से चल रहा है जैसा ये लोग कह रहे हैं, तो इन्हें विदेशी पैसे पे क्या रोक लगाई जा रही है? उससे कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अब ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। अगर फंडिंग विदेशी है तो उसके पीछे का एजेंडा और सोच भी काफ़ी विशुद्ध रूप से भारतीय नहीं हो सकती। जब आप दुनिया के 1/3 एनजीओस इकोसिस्टम की मेज़बानी कर रहे हो, तो सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम करना बिल्कुल तानाशाही नहीं है, बल्कि एक भारत जैसे स्वतंत्र जो राष्ट्र है, ये उसके विकास और सुरक्षा की रक्षा करने की एक शक्ति है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यहाँ तय करने का पूरा अधिकार है कि उसके देश में का जो आंतरिक नैरेटिव है, वो कौन और कहाँ से बैठकर चला रहा है और वो कैसे तय हो रहा है। भारत का नैरेटिव भारत खुद तय करेगा। जैसे कि द इंडियन मैट्रिक्स ने कहा कि जब आपके पास जी20 के कुल एनजीओस का 1/3 हिस्सा हो, तो मजबूत सुरक्षा उपाय दमन नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी सी शिकंजा है। अमेरिका ने 1938 में समझा इस बात को, ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में, ब्रिटेन ने 2023 में, और अब भारत ने इसे मजबूती से लागू कर दिया। अब ये सत्तावाद की बात नहीं है, ये भारत की जो सुरक्षा है, ये उसकी बात है, और कुछ लोगों को अब इसके साथ जीना सीखना होगा। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या विदेशी फंड की जाँच को सख्त होनी चाहिए और ज़्यादा सख्त होनी चाहिए? आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।